अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज से हमारा जनरल साइंस का फ्री कोर्स शुरू हो रहा है। तो ये वीडियो सीरीज़ जो है आपको सारी की सारी जनरल साइंस इंशाल्लाह समझा देगी। और जनरल साइंस के हवाले से अगर आप बात करते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन जनरल साइंस के साथ क्यों है, तो आई स्कोर्ड 70 इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट, 73 इन माय सेकंड अटैम्प्ट एंड 78 इन माय थर्ड अटैम्प्ट ऑफ सीएसएस। और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मेरा काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो जनरल एबिलिटी जो है वो मैं पहले ही आप लोगों को करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर इस साइड पे आई के बटन में आपके लिए मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा। वो प्लेलिस्ट है मैथ्स की, उसके अंदर ऑलमोस्ट 40-41 के अराउंड लेक्चर्स है। उसके बाद जो है क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ बच्चों की क्वेरीज वगैरह हैं, तो वो भी मैंने एड्रेस की हुई हैं। सो यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी फॉर जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड ऑल्सो फॉर द एफपीएससी, पीपीएससी, एफआईए वगैरह के जो वन पेपर एमसीक्यूज आते हैं उनके मैथ्स के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है जी। तो जो आज की हमारी सीरीज़ है ये जनरल साइंस के बारे में होगी। एंड अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वैसे पूछते हैं तो आई एम पीएमएस क्वालिफायर, पीएमएस 2020 एंड पीएमएस 2022। इसके अलावा 3 दफ़ा मैंने एडी एफआईए क्वालिफाई किया है। आई क्वालिफाइड इंस्पेक्टर एफआईए 2 times एंड आई ऑल्सो क्वालिफाइड एडी एमओडी एग्जाम एज वेल. So this was all about my introduction. Now let us get into the video and start seeing कि ये कोर्स हमें क्या क्या ऑफर करता है। जी, तो ये हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बेसिकली जनरल साइंस के फ्री लेक्चर्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम फिज़िकल साइंसेस से स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज़ जो है इंशाल्लाह पूरी की पूरी जनरल साइंस आपको समझा देगी। और मैं ट्राई करूँगा कि जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं रिसर्च मटेरियल और इफ़ेक्टिव और ऑथेंटिक मटेरियल आपके लिए लेके आऊँ और आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सो लेट अस मूव ऑन। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट गैलेक्सी एज वेल, मिल्की वे क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर वगैरह वगैरह, कॉमेट, एस्ट्रॉयड बेल्ट और सोलर सिस्टम भी हम पढ़ेंगे। तो यूनिवर्स क्या है जी? द यूनिवर्स इज एवरीथिंग। जो पूरी की पूरी दुनिया है, जो आप कहते हैं ना कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा क्या हो, तुम मेरा सब कुछ हो। तो यूनिवर्स इज एवरीथिंग। ठीक है जी। सारी की सारी चीज़ें जो हैं पूरी आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी आपको नज़र आती हैं और नहीं भी आती, जिनका आप सोच सकते हैं और जिनको आप महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी आपकी यूनिवर्स है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ स्पेस एंड ऑल द मैटर एंड एनर्जी दैट स्पेस कंटेन्स। ठीक है जी। ये इस पे हमारी यूनिवर्स के लिए डेफिनेशन हो जाएगी। खैर यूनिवर्स की डेफिनेशन आपको पेपर में नहीं आएगी। ठीक है। तो सारा का सारा मैटर, स्पेस और एनर्जी जो कि स्पेस में या फिर नॉन वैक्यूम प्लेसेस पे आपको दस्तियाब होती है, वो सारा का सारा यूनिवर्स में इंक्लूडेड है। इट इवन इंक्लूड्स टाइम इटसेल्फ। टाइम भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप स्पेशल रिलेटिविटी या जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि टाइम एंड स्पेस आर रिलेटिव। तो टाइम एंड डिस्टेंस आर रिलेटिव, तो वो बड़ी मज़े की चीज़ है। इट इंक्लूड्स यू, तो आप भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। ठीक है जी। थेरीज अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, कुछ नई थ्योरीज हैं, कुछ पुरानी थ्योरीज हैं। जो पुराने वक्तों की थ्योरीज थी वो कहते थे जी कि यूनिवर्स स्टैटिक है और ये है तो इन्फिनिट, लेकिन ये चेंज नहीं होती, ये सेम रहती है, सेम ही जगह पे रहेगी और इसने ऐसे ही चलते जाना है। लेकिन जो न्यू थ्योरी है वो इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप के बाद से स्टार्ट होती हैं। और एक इनमें बहुत बड़ी थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है जी कि जाइगेंटिक एक्सप्लोजन हुई थी। ठीक है जी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसकी वजह से यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 12 to 15 बिलियन ईयर्स अगो। 15 से 20 अरब साल पहले दुनिया मार्ज वजूद में आई एज ए रिजल्ट ऑफ ए जाइगेंटिक एक्सप्लोजन। और फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स को ये कैसे देखते हैं? फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स या तो फिर ओपन हो सकता है या फिर क्लोज्ड है। ओपन का मतलब ये है कि जी एक्सपेंडिंग है, ये चेंजिंग है, और क्लोज्ड का मतलब ये है कि ये चेंज नहीं होता और ये ऐसे ही रहता है। लेकिन जो अभी तक का साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है और जो बिग बैंग थ्योरी की पॉस्टुलेशन है उसके मुताबिक मैं अगर आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ से दुनिया स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से
दुनिया जो है वो फैलना शुरू हुई। और यहाँ पे आके आपके पास सबसे पहले एटम्स की फॉर्मेशन है। मेन चीज़ ये है कि इससे पहले एटम्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। बिग बैंग थ्योरी तो हमें ये भी कहती है। इसके बाद जाके आपके पास गैलेक्सी फॉर्मेशन आती है, जाहिर है फिर गैलेक्सी आएगी, उसके बाद उसके अंदर सोलर सिस्टम वगैरह। ठीक है जी, सोलर सिस्टम जाहिर है फिर स्टार्स के अंदर होता है, तो पहले सितारा बनेगा और फिर उसके अराउंड जो है वो सोलर सिस्टम होगा। तो पहले गैलेक्सी की फॉर्मेशन है, देन वी हैव द स्टार फॉर्मेशन पीक्स, फिर उसके अंदर सोलर सिस्टम बनता है स्टार, हर एक स्टार का। देन वी हैव यू आर हेयर कि आप किस जगह पे हैं, एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन की जगह पे आप इस वक्त पाए जाते हैं। बेसिक इस तरफ को अगर आप जाएं तो इस तरफ को एक्सपेंशन ही हो रही है। ठीक है जी, तो अभी हम लोग इस जगह पे लाई करती हैं, ये वाली जो जगह मैंने इधर पॉइंट आउट की हुई है। एंड आगे जाके गैलेक्सी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इस पार्ट को, या फिर इस टाइम को कहते हैं जी द बिग रिप। और इस वक्त जो है जो एटम्स यहाँ पे बने थे, फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, वो एक्चुअली यहाँ पे टेयर अपार्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फट जाएंगे, उनका नामो निशान नहीं रहेगा। अर्थ भी एक्सप्लोड हो जाएगी और सोलर सिस्टम जो है वो इटसेल्फ जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यहाँ बिग बैंग हुआ एंड और यूनिवर्स मार्ज वजूद में आई। और ऑलमोस्ट 22 बिलियन ईयर्स आफ्टर दिस टाइम, जहाँ पे अभी हमें इसके 22 बिलियन ईयर्स के बाद जाके ये बिग रिप का टाइम आएगा। तो काफ़ी मज़े की थ्योरी आपको नज़र आ रही है। Big Bang theory, the astronomers believe that the universe began in a Big Bang about 13.8 billion years ago. सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं जी कि सबसे पहले जो है कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सिंगुलैरिटी थी, एक एंटिटी थी, जस्ट लाइक अ बॉल, यू कैन से बॉल तो नहीं, जस्ट लाइक अ बॉल के एक सिंगुलैरिटी थी। तो वो बॉल पहले अकेली थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि उसके अंदर धमाका हो गया एंड द यूनिवर्स स्टार्टेड टू एक्सप्लोड। उस सिंगुलैरिटी की एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स बनना शुरू हुई, चीज़ें दूर दूर जाना शुरू हुई, गैलेक्सीज फॉर्म हुए, स्टार्स उनके अंदर बनना शुरू हुए, और ये सारा का सारा उसके बाद हुए। तो entire universe was inside a single bubble. It was hotter and denser and named as singularity. Then explosion resulted and the universe was created. तो formation of galaxy कैसे है कि the universe grew from smaller than a single atom. जैसे कि पहले हमने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया है कि देखें कि फॉर्मेशन ऑफ एटम हुई है, यानी कि इससे पहले एटम नहीं थी। तो उससे पहले जो थी वो चीज़, ये जो सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे बिग बैंग हुआ है, दैट वाज एक्चुअली स्मॉलर देन अ सिंगल एटम। ठीक है जी, तो बिगर देन अ गैलेक्सी की तरफ वो जाना शुरू हुई। एक्सपेंशन और कूलिंग जो है दैट रिजल्टेड इनटू चेंजिंग ऑफ एनर्जी ऑफ टू मैटर एंड एंटी मैटर। दो चीज़ों के का कंसेप्ट है बिग बैंग थ्योरी में, मैटर और एंटी मैटर है। एक मैटर है और दूसरा एंटी मैटर है, जो कि मैटर को खा जाता है या उसके अगेंस्ट एक्ट करता है। दोनों जब मिलते हैं, लाइक +1 और -1 है, दोनों मिलेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। These opposites particles destroyed each other and some matter survived। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मैटर सर्वाइव किया है, जो कि हमें अभी नजर आता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अकर्ड। इसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की फॉर्मेशन आपको देखने में आती है। और फिर ड्रॉपिंग ऑफ टेम्परेचर रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम न्यूक्लियाई। पहले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्रिएट हुए या अकर हुए, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो मार्ज वजूद में है ड्यू टू ड्रॉपिंग ऑफ टेम्परेचर। जाहिर है जब पहले स्टार्ट में बहुत बड़ा धमाका था तो धमाके की जगह पे तो बहुत हाई टेम्परेचर था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपैंड होगा तो आपको पता ही है कि एक्सपेंशन के अंदर चीज़ें कूल करती हैं, कूल डाउन होती हैं। सो उसकी वजह से हीलियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मार्ज वजूद में आते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम एटॉमिक न्यूक्लियाई कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एटम्स। और ये जो न्यूक्लियाई हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, इन्होंने नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, और इस वजह से हमारे पास एटम्स की फॉर्मेशन नज़र आती है। The universe was filled with clouds of hydrogen and helium, which later formed the other celestial bodies। ठीक हो गया। गैलेक्सी पे आते हैं कि गैलेक्सी क्या चीज़ है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूनिवर्स। तो बेसिकली यूनिवर्स का जो फंडामेंटल यूनिट जिसको हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ गैलेक्सी। मल्टीपल सेवरल हंड्रेड थाउजेंड बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो सारी मिल के
पूरी यूनिवर्स बनाती हैं। ठीक है, यूनिवर्स है, उससे निचला जो दर्जा है या उससे निचला जो निचली जो कैटेगरी है दैट इज गैलेक्सी। अब गैलेक्सी के अंदर आगे डिवीजन आएगी कि गैलेक्सी के अंदर स्टार्स होते हैं और हर स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम होता है। ठीक है जी, तो इट इज़ कम्पोज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी जो है उसकी बात हो रही है कि उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यानी कि लाखों सितारे होते हैं विच विद गैस एंड डस्ट। गैस और डस्ट के साथ लाखों सितारे एक ही गैलेक्सी के अंदर पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहली टाइप है नंबर 1 वी हैव इलिप्टिकल गैलेक्सीज। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज है जी ये। However, because of their age and dim qualities मतलब कि इनकी बहुत ज़्यादा शाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट एमिट नहीं करती। दे आर फ्रिक्वेंटली आउटशोन बाय यंगर ब्राइटर कलेक्शन ऑफ स्टार्स। तो जो गैलेक्सीज डिम हो जाएंगी उनको आउटशाइन कर देंगे या फिर उनसे ज़्यादा हमें प्रोमिनेंटली वही नज़र आएंगे जो कि यंगर स्टार्स हैं, जो कि अभी अभी बने हैं या रिसेंटली बने हैं या उनके बाद बने, उनकी शाइन ज़्यादा होगी और वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसकी जो कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन है दैट इज़ फ्रॉम E0 टू E7। E फॉर एलिप्टिकल और 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इसकी क्लासिफिकेशन है। Number 2 we have spiral galaxies. So the star, gas and dust are gathered in spiral arms that spread outward from the galaxy's center. Just जिस तरह एक स्पाइरल होता है ना कि दरमियान में एक सेंटर से चीज़ ऐसे ऐसे घूमती 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 बाहर को आ रही होती है, जस्ट लाइक दैट स्पाइरल गैलेक्सी होती है कि उसका एक सेंटर होता है और उधर से टेंटिकल्स या फिर उसकी उधर से उसकी आर्म्स निकल रही हैं और वो बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं और हर जैसे जैसे वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं उसका रेडियस या उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इंक्रीज करता जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टाइटली वुंड देयर स्पाइरल आर्म्स आर, कि कितनी उनकी स्पाइरल आर्म्स जो हैं वो कितनी क्लोजली वुंड हैं एक दूसरे के साथ। तो इसके 3 टाइप्स हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्पाइरल और फिर A B C आप उसकी कैटेगरीज देख सकते हैं। एंड लास्ट टाइप जो है हमारे पास वो है इरेगुलर गैलेक्सीज के जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज एंड फुल ऑफ डस्ट एंड गैस, स्टार फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैस एंड डस्ट, ये भी इनके अंदर होती है। आगे हम बात करते हैं जी मिल्की वे गैलेक्सी की। ये बेसिकली हमारी गैलेक्सी है जिसको हम कहते हैं मिल्की वे, नाम रखा हुआ है हमने अपनी गैलेक्सी का। तो ये कौन सी गैलेक्सी है और इसके अंदर क्या होता है? मिल्की वे इज़ अ लार्ज डिस्क शेप्ड गैलेक्सी। डिस्क शेप्ड मतलब कि राउंड आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी लेकिन राउंड शेप्ड है। जिस तरह एक डिस्क होती है ना, कंप्यूटर डिस्क जो पहले आती थी CD रोम वगैरह में आप डालते थे, वो भी प्लेन होती है और उस पूरी ऑलमोस्ट सर्कुलर होती है, राउंड होती है। इसी तरह ये भी डिस्क शेप गैलेक्सी है, दैट इंक्लूड्स आवर सोलर सिस्टम, और हमारा सोलर सिस्टम इसके अंदर आता है। इसके मेन फीचर्स में ये है कि ये स्पाइरल गैलेक्सी है। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि दरमियान में सेंटर से ये इसकी आर्म्स निकल रही हैं, एक आर्म्स ऊपर को जा रही है, एक इस साइड को आ रही है। तो दोनों आर्म्स जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर को जा रही हैं और अर्थ की पोजीशन यहाँ पे शो की गई है, इस जगह पे करके ना अर्थ है। ठीक है जी, इट इज़ 100,000 लाइट ईयर्स इन डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? सेंटर से जो एक कोने से लेकर सेंटर की तरफ आती है लाइन और अगले कोने की तरफ चली जाती है, जो बेसिकली अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज डायामीटर। तो जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसका डायामीटर है 100,000 लाइट ईयर्स। ठीक है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, आगे जाके हम इसको भी पढ़ेंगे। और अगर आप रेडियस की बात करते हो तो फिर रेडियस इसका 50 लाख लाइट ईयर्स 50,000 लाइट ईयर्स सॉरी रह जाएगा रेडियस ऑफ मिल्की वे। द मिल्की वे इज़ नॉट अलोन इन द स्काई, इट इज़ पार्ट ऑफ अदर गैलेक्सीज। ये अकेली गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारी और भी गैलेक्सीज हैं जिनको हम कहते हैं जी द लोकल ग्रुप। ठीक है जी, एंड मोर देन 2 बिलियन स्टार्स हैं। अंदाज़ा करें कि ये हमारी जो अकेली मिल्की वे गैलेक्सी है इसी के अंदर 200 अरब से ज़्यादा सितारे हैं। और नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज़ एंड्रोमेडा, या एंड्रोमेडा जो भी आप इसको पढ़ना चाहें। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है फ्रॉम मिल्की वे। आगे बात करते हैं जी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से भी, और वैसे भी आपको ये शॉर्ट नोट इसके ऊपर भी आ सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट्स द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड आवर सन। मीन डिस्टेंस है जी, कभी आपको पता है कि जो सन है, अगर यहाँ पे दरमियान में सन है तो अर्थ का ऑर्बिट थोड़ा सा इलिप्टिकल टाइप है। ठीक है जी,
परफेक्ट सर्कल नहीं है, तो द रिजल्ट इज़ दैट कि यहाँ पे जब इन दो जगहों पे होगा तो फिर अर्थ का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा होगा, जबकि जब ये सन से दूर होगा तो फिर अर्थ का सन से डिस्टेंस ज़ाहिर है ज़्यादा होगा। तो पेरी हीलियन और एप हीलियन का इसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो भी शायद हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मीन डिस्टेंस जो है, यानी कि जो वर्टिकली इस तरह का डिस्टेंस है जब वो नियरेस्ट टू द सन है और जब वो फारदेस्ट फ्रॉम द सन है, इन दोनों का मीन डिस्टेंस जो है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एंड दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। द AU इज अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स, और अगर माइल्स में आपने कहना हो तो वो 93 मिलियन माइल्स बनता है। और 2012 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिफाइन किया था डिस्टेंस कितना है जी, 1 AU इज इक्वल टू, मीटर्स में ये ऊपर लिखा हुआ है आपके लिए, लेकिन मीटर्स में ना याद करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो किलोमीटर्स में कर लें अगर एक्यूरेटली भी करना है, अगर एग्जैक्ट नहीं करना तो आप 150 मिलियन किलोमीटर्स भी याद कर सकते हैं। तो किलोमीटर्स में यहाँ पे दरमियान में आपके पास अशारिया लगा हुआ है, ये 3 जीरोस 700 जो है ये तब इंक्लूड होगा जब आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 149,597,870 किलोमीटर जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी कि अर्थ का सन से डिस्टेंस जो है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एंड दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स। और ये MCQs के लिए भी अक्सर आ जाता है। इसी तरह MCQs में भी यही आ जाता है कि जी लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये कोई टाइम नहीं है, ये कोई और चीज़ नहीं है, ये कोई रोशनी का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। एक तो ये है कि लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वैक्यूम के अंदर, किसी और मीडियम के अंदर नहीं बल्कि वैक्यूम के अंदर, खला के अंदर, इन 1 हुलियन ईयर। एक जो नूरी साल जिसको आप कहते हैं 1 हुलियन ईयर, उसके अंदर जितना भी डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है, और आपको पता है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो एक साल के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसके लिए आप उसको नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह, सारी कैलकुलेशन जब आप करते हैं। एक हुलियन ईयर के अंदर 365.25 डेज होते हैं, और इसी वजह से है कि नॉर्मली एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, लेकिन जब भी चौथा साल आता है तो ये 0.25 प्लस 0.25 करके जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 एक्स्ट्रा आपके पास आ जाता है, और ये बेसिकली एक्स्ट्रा 1 जो है ये 29 फेब का आपके पास डे हो जाता है। और इस वक्त क्योंकि 2024 ही चल रहा है तो इस साल भी हम लीप ईयर ही मनाएंगे, ठीक है जी। और टोटल डिस्टेंस जो है कितना है जी लाइट ईयर के अंदर, दैट इज़ 9.4607 इंटू 10 रेज टू पावर 12 किलोमीटर्स। याद रखिएगा ये जो 12 है ये ऊपर उसकी पावर है 10 की, ठीक है जी। तो नॉर्मली हम इसको 9.5 10 रेज पावर 12 किलोमीटर्स इस तरह से लिखते हैं, और ये एक यूनिट है डिस्टेंस का, ये भी हो गया। आगे बात करते हैं जी कॉमेट क्या होता है। कॉमेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन। ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि सन को ऑर्बिट करती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए न्यूक्लियस, कोमा और टेल। अब इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है पिक्चर की फॉर्म में कि किस तरह का होता है कॉमेट। कॉमेट आप कहते हैं टूटे हुए तारे को, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, लाइक वो क्या थी रणबीर कपूर की भी एक मूवी थी आई थिंक कटरीना कैफ के साथ, मुझे अब उसका नाम भूल गया, मिल के भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, जो जिसका जो गाना है, काफ़ी पुरानी मूवी है। तो उसके अंदर भी वो ना टूटे हुए तारे को देख के ना वो विश करती है, ठीक है। तो उसको हम नॉर्मली टूटा हुआ तारा कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये वर्ड या ये टर्म जो है इसके लिए यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे पेपर में, ठीक है जी। जस्ट आपको समझाने के लिए कि उस वक्त जो आपने उस मूवी में देखा था दैट वाज अ कॉमेट। और कॉमेट का एक तो न्यूक्लियस होता है जी जो कि सेंटर में होता है, उसका हेड आप उसको कह सकते हैं, उस हेड के अराउंड जो आपको लेयर नज़र आ रही होती है उसको आप कहते हैं कोमा, ठीक है जी। ये जो आउटर सर्कल है दैट इज़ कोमा, और इसके साथ इसकी ये टेल बनी हुई है जो कि डस्ट की है, और इस तरह का आपको कॉमेट पूरा नज़र आता है, ठीक है जी। तो इसकी न्यूक्लियस कॉमा और टेल होती है, देयर लॉन्ग टेल पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन ड्यू टू सोलर विंड फोर्स एंड और ओनली विजिबल नियर द सन इन
एक्सेंट्रिक ऑर्बिट्स, इसेंट्रिक या एक्सेंट्रिक ऑर्बिट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेलीज कॉमेट है। ये क्या चीज़ है, ये भी अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है आपके लिए। इट इज़ अ पीरियोडिक कॉमेट दैट ऑर्बिट्स द अराउंड द सन। एडमंड हेली जो है इसने इसको डिस्कवर किया था एंड ही रियलाइज्ड कि ये एक क्या उसको कहते हैं पीरियोडिक थिंग है। तो एडमंड हेली वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज एंड दैट इट इज़ पीरियोडिक एंड इट वाज सीन इन 1986 एंड नेक्स्ट टाइम इट विल बी सीन इन द ईयर 2061। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो आपने यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कॉमेट जो है ये हेलिस कॉमेट कितनी देर बाद आपको नज़र आता है। सिंपली 2061 माइनस 1986 करेंगे तो आपके पास वो पीरियड निकल आएगा कि जितने पीरियड के बाद हेलिस कॉमेट जो है विजिबल होता है हमें अर्थ से। ठीक है जी। सो जस्ट ड्रॉप दैट इन द कमेंट्स बिलो। एस्ट्रॉयड बेल्ट पे आते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है, तो पहले एस्ट्रॉयड की बात सुन लें। एस्ट्रॉयड क्या है जी? एस्ट्रॉयड इज बेसिकली अ स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन। ऐसी रॉकी बॉडी, ऐसा पथरीला जिस्म जो कि सन को ऑर्बिट कर रहा है और वो खला में, किसी सियारे के ऊपर नहीं है, खला के अंदर सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं जी एस्ट्रॉयड्स। और इस हवाले से एस्ट्रॉयड बेल्ट की आगे टर्म आती है। तो ये बेसिकली मार्स और जुपिटर के दरमियान में लोकेटेड। अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे डायग्राम में देखें तो जुपिटर आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है और यहाँ पे मार्स है। तो इन दोनों के दरमियान में जो ये आपको बेल्ट सा बना हुआ नज़र आ रहा है छोटे छोटे डॉट्स का, दैट इज़ द एस्ट्रॉयड बेल्ट। इन एस्ट्रॉयड्स को मार्स और जुपिटर अपने दरमियान रखते हैं। अदरवाइज ये अगर मार्स हमारे पास नहीं होता, मार्स को अक्सर हम ये भी कहते हैं आई थिंक कि दिस इज़ द डिफेंडर ऑफ अर्थ, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड्स को हमसे दूर रखता है। ठीक है जी। तो ये इन दोनों के दरमियान का एरिया है विच इज़ होम टू मोस्ट एस्ट्रॉइड्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड इट लाइकली कंटेन्स मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स। तो मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स अगर वहाँ पे मौजूद हैं, अगर मार्स नहीं होता और ये हमारी तरफ आना शुरू कर दें तो हर 2-4 महीने बाद कोई ना कोई एस्ट्रॉइड ज़मीन पे गिर रहा होता। ठीक है। और आई थिंक एक इस तरह की ही थ्योरी बेसिकली डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन के बारे में भी है कि जब एक एस्ट्रॉयड गिरा था जिसकी वजह से सारी दुनिया के डायनासोर्स जो है वो मर गए थे। उसके बारे में मुझे आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। लाइकली मेड अप ऑफ अनफॉर्म्ड और ब्रोकन प्लैनेट्स। जो सैयारे बने नहीं हैं या फिर ब्रोकन है उनकी वजह से ये एस्ट्रॉयड बने होते हैं। एस्ट्रॉयड्स रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। छोटे से लेकर बड़े एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है, लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड जिसको आप कहते हैं, दैट इज़ सेरेस। ठीक है जी। और इसका साइज़ कितना है? इट इज़ अबाउट 1/4 द साइज ऑफ आवर मून। तो मून जो है उसका 1/4 मतलब 1/4 द साइज ऑफ मून, दैट इज सेरेस। ठीक हो गया। और इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव सोलर सिस्टम। आज की हमारी लास्ट चीज़ है जो कि हमने डिस्कस करनी है। सोलर सिस्टम क्या है? हमारा जो निज़ाम शमसी है जिसको आप उर्दू में कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, जो कि हमारा सेंट्रल स्टार है, उसके अराउंड घूमने वाले प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स के अराउंड घूमने वाले मून्स हैं। लाइक जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून्स हैं, उसके बाद सैटर्न के आ जाते हैं आपके पास। अर्थ का एक ही है। आई थिंक मार्स के या वीनस के 2 मून हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। एस्ट्रॉयड बेल्ट है, कॉमेट्स है और दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच आर ऑर्बिटिंग द सन। इट इज़ एलिप्टिकल इन शेप। अगेन हमारा जो सोलर सिस्टम है ये इटसेल्फ भी एलिप्टिकल है, शेप लाइक एन एग विद सन बीइंग द लार्जेस्ट। ठीक है जी। सन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। और इसके अगर आप की पॉइंट्स देखना चाहें तो ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये हमारा सोलर सिस्टम मार्स वजूद में आया था। फाउंड फ्रॉम अ सोलर नेबुला क्लाउड कोलैप्स्ड अंडर ग्रेविटी फॉर्मिंग द सन एंड प्लैनेट्स। तो एक सोलर नेबुला क्लाउड जो है वो कोलैप्स हुआ था ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से हमारा सूरज और उसके सैयारे मार्स वजूद में आए। and the sun contains 99.86% of solar system's known mass। ये भी आपका एक MCQ बनता है कि सन कितना mass कवर करता है हमारे सोलर सिस्टम का। तो 99.86% of the mass of our solar system is actually the mass of sun। The smaller inner planets which include Mercury, Venus, Earth, जो कि सूरज के नज़दीक तरीन है 3-4 planets, make up a very small percentage of solar system's mass।
और astronomers such as Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton have developed a new model that explained the movement of the planets with the sun at the center of the solar system। तो इससे पहले हमारे जो है जियोसेंट्रिक थ्योरीज एग्जिस्ट करती थी कि जनाब अर्थ स्टैटिक है और इसके गिर्द जो है सूरज भी घूमता है और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज घूमती हैं, लेकिन कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीले और आइजैक न्यूटन वगैरह ने साबित कर दिया कि भाई अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और इसी वजह से निकोलस कोपरनिकस जो है उसको हम फादर ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा एंड मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट कि मैं आपको डिटेल में जो चीज़ें हो सकती हैं वो करवाता जाऊँ। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।